मेरे पास कल एक डॉक्टर कपल आया। वो डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं, और उन्होंने कभी 2 महीने का, कभी 2.5 महीने का, कभी 6 हफ्ते का रिपीटेड अबॉर्शंस होते जा रहे हैं। अब समझ में नहीं आया कि करें क्या। तो आज बात करेंगे हम एग फ्रीजिंग की पहले, और उसके बाद बात करूंगी सरोगेसी की। मैं हूँ डॉक्टर रीटा बख्शी और पिछले 25 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ फर्टिलिटी की। यानी कि हर कपल जो शादी करता है और उसका अगला पड़ाव होता है बच्चा करना, और जब उसको बच्चा करने में प्रॉब्लम होती है तो वो आता है मेरे पास। इतने सालों में मैंने इतने तरीके के मरीज देख लिए हैं, यानी कि ऐसा शायद ही अब कहूँगी कि नॉर्मल ऐसा हो गया है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। ऐसा क्यों हो गया है? हो सकता है हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो एक डिसिपेट हो गई हैं ऑलरेडी। बच्चे अब सेक्स हैज़ बिकम सो कॉमन, इंटरेस्ट ही नहीं रहता। यानी कि कपल जब शादी करते हैं तो उनकी एनर्जीज़ डिसिपेटेड होती हैं, उन्हें इतनी एसटीडीज़ और इतनी प्रॉब्लम हो चुकी होती है कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और फर्टिलिटी की बात करती हूँ तो मेरे पास जो 2 मेन एक्टर हैं ना, यानी कि एग और यूट्रस, इन 2 के बारे में मैं बहुत ही पैशनेट हूँ और चाहूँगी आज आपको नॉलेज दूँ, आपको अवेयरनेस दूँ इन 2 चीज़ों के बारे में, यानी कि एग फ्रीजिंग और सरोगेसी। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में शायद आपको उतना ना पता हो जो मैं चाहूँगी कि आपको मालूम हो। तो आज बात करेंगे हम एग फ्रीजिंग की पहले, और उसके बाद बात करूँगी सरोगेसी की। एग फ्रीजिंग मतलब कभी आप सोच सकते थे? एग बॉयल होते तो सुने थे, फ्रीज होते शायद नहीं सुने थे। कितनी लड़कियां हैं जो 30 प्लस हो गई हैं और उनको अभी अपना पार्टनर नहीं मिला है। मेरे पास 4 डॉक्टर ट्रेनिंग के लिए आए, और जब वो ट्रेनिंग के लिए आए उन्होंने कहा कि मेरे एग फ्रीज कर दो, क्योंकि शादीशुदा थे। मैंने बोला एग क्यों, आप अपना बेबी करो, एम्ब्रियो बनाओ। तो उन्होंने उस समय कहा नहीं, मेरा हस्बैंड दुबई में है, वो अभी आ नहीं सकता स्पर्म देने के लिए, आप मेरे एग फ्रीज कर दो। मैंने कर दिए। 5 साल बाद मुझे पता चला कि उनका डिवोर्स हो गया। अब उसको तो पता था कि उनकी बन नहीं रही है, क्योंकि वो डॉक्टर थी, आईवीएफ में ट्रेन कर रही थी। उसको ये भी पता था 5 सालों में उसके एग की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो उसने सोचा, क्योंकि डिवोर्सेस इतने आसान नहीं होते और आजकल डिवोर्सेस बढ़ बहुत गए हैं, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने एग फ्रीज कर लूं। और आपको एक चीज बताऊं, लड़कियों को एग फ्रीज करने के लिए हस्बैंड की कंसेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी अपनी दौलत है। आप जब चाहें उसको फ्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही एक्टर्स आते हैं, उनको भी किसी ने अवेयरनेस ही नहीं दी, एडुकेट ही नहीं किया कि आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, आपके एग की क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो रही है, तो आप वक्त रहते एग अपने फ्रीज करवा लीजिए। एक लड़की, आप मानेंगे नहीं, कुल 22 साल की थी और अपनी मदर के संग आई। तो मैंने कहा अभी तो इसकी उम्र कुल 22 साल है, आप एग फ्रीजिंग क्यों सोच रहे हैं? बोले मैं इसको अगले 15 साल इंदिरा नूई की जगह देखना चाहती हूँ। जब 15 साल बीतेंगे, इस 37 की होगी, इसके एग्स उस क्वालिटी के नहीं रहेंगे। उतने साल मैं नहीं चाहती हूँ कि ये शादी करे, बच्चे हों। आई वॉन्ट हर टू वर्क एंड रीच दैट पोजिशन। ये भी एक थॉट था। तो 22 से 23 साल की उम्र में उसके एग की फ्रीजिंग हुई। तो आप सोच सकते हैं कि किस किस तरह के तबके के लोग एग फ्रीजिंग को यूज कर रहे हैं। और इतनी खूबसूरत चीज है, क्योंकि आज एग फ्रीजिंग नियरली 99% थॉइंग रेट, अगर मैं कहूँ, वैसे के वैसे निकलते हैं। यानी कि आप कितने सालों तक भी रख सकते हैं। इंडिया का लॉ 10 साल कहता है, आप 10 साल तक अपने एग्स फ्रीज करके रख सकते हैं, और जब आप उनको करेंगे तो वो वापस, डायना हेडन का एग्जाम्पल देखिए ना, 30 इयर्स में उसने अपने एग फ्रीज कराए, और 40 इयर्स पे उसने जब उसकी शादी हुई, उसने अपना, मतलब जब स्पर्म और वो फर्टिलाइज हो, आज उसको बेबी है, और अब उसको सेकेंड बेबी भी होने वाला है। तो कितना खूबसूरत एक तरीका है आज के एम्बिशियस करियर ओरिएंटेड वुमेन का, जो जब चाहें अपनी फर्टिलिटी क्लॉक को रोक सकती हैं, फ्रीज कर सकती हैं, प्रिजर्व कर सकती हैं, और जब चाहिए
तब अपना बच्चा पैदा कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं, मैं तो कहूँगी हर जना टाइम पर शादी करे, टाइम पर बच्चा करे, क्योंकि उससे अच्छी भी कोई चीज़ नहीं है। मगर जिनके पास ये मजबूरी है, पार्टनर मिला नहीं है या आपके पार्टनर से बन नहीं रही है, तो ये मेथड आपके लिए बहुत खूबसूरत है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन-सी लड़कियाँ, क्या एज ग्रुप है जिसमें उनको फ्रीज़ करना चाहिए। 23 टू 50 इयर्स तक गवर्नमेंट ने एक एज दी है, मगर मैं कहूँगी अगर आपको 35 तक राइट पार्टनर मिला नहीं है या आपको लग रहा है कि आपको नीड अभी है, तो आप अपने एग फ्रीज करा लीजिए, क्योंकि 35 के बाद एग की क्वांटिटी और क्वालिटी बिल्कुल लो होने लगती है। तो ज़रूरी है, अगर आपको लग रहा है, और मेरे पास मैं कहूँगी 32 टू 35 वाली लड़कियां बहुत आती हैं। अगर उनकी शादी हो भी गई तो उनको मालूम है कि वो साल 2 साल अपनी एडजस्टमेंट में लगाएँगी, जाते ही बच्चा नहीं पैदा कर लेंगी, इसलिए उनके पास वो एग्स रखने ज़रूरी हैं। पहला बच्चा हो भी गया, तो दूसरे बच्चे के लिए फिर उनकी एज 40 के आस-पास हो जाएगी, तो ये एग्स उनके तब भी काम आ सकते हैं। तो इस एज ग्रुप में मैं बोलूँगी कि जहाँ पे आपको मैं बोलूँगी 32 टू 40 इयर्स वाली जो एज ग्रुप है, ये वाला जो एक सबसे मेन तबका है जो अपने एग को फ्रीज़ करने की सोचना चाहिए। ये तो हुई एक की कहानी। मगर असली में जो प्रॉब्लम आती है, जो लोग शादी करते हैं और जो आईवीएफ से बच्चा जब करने जाते हैं और जब देखते हैं कि प्रॉब्लम खाली एग, स्पर्म और यूट्रस यानी कि 3 बड़े प्लेयर जो होते हैं, उनमें अगर किसी में है, तो ज़रूरत पड़ती है शेयरिंग की या किसी और की। तो मैं बात करूँगी 1978 में जब पहली आईवीएफ की बच्चा पैदा हुआ, लुई ब्राउन, और ये हुई थी फॉरेन में। और हमारे एक इंडियन डॉक्टर थे, डॉक्टर मुखर्जी, जिन्होंने अपने किचन और फ्रिज के माध्यम से मतलब क्रायो प्रिजर्व करा स्पर्म को, एग को, और बच्चा बाहर बनाया अपने ही उसमें, और उनको इतना रिडिक्यूल यानी कि उनकी अपनी ही कौम ने इतना रिडिक्यूल किया कि उन्होंने सुइसाइड किया। जी हाँ, कलकत्ता में उन्होंने सुइसाइड किया। 20 साल के बाद उनके जब नोट्स मिले तो रिकॉग्नाइज किया गया कि वो इंडिया का नियरली फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में ही हुआ था। आज कनुप्रिया अग्रवाल या दुर्गा के नाम से वो लड़की बड़ी हो गई हैं। खैर, ये तो स्टोरी थी आईवीएफ की। मेरे हिसाब से आईवीएफ आज सबसे बड़ा इन्वेंशन है। यानी कि जो शरीर के अंदर एग और स्पर्म का जो मिलन है वो नहीं हो रहा, हम उसको बाहर एक टेस्ट ट्यूब में मिला के एक एम्ब्रियो बना के वापस यूट्रस में डालते हैं और बच्चा पैदा करते हैं, और कितने कपल्स को ये खुशी दे पाते हैं। ये तो हुआ अगर आपका सब चीज़ें ठीक हैं, यानी कि हस्बैंड का स्पर्म ठीक है, वाइफ का एग ठीक है और उसका यूट्रस ठीक है। क्या आपको मालूम है कि कई लोगों का यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, जब वो जाते हैं बच्चा करने, या फिर टीबी हमारे देश में इतना कॉमन है, उससे लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो बच्चा नहीं होता। उससे ज़्यादा दुःख की बात होती है जब कोई आईवीएफ फेलियर से आता है। वो 1, 2, 3, 4, 5 अपने अंदर आईवीएफ करवा लेता है। वो जो 15 दिन होते हैं ना इंतज़ार के, जब आपका एम्ब्रियो आपके अंदर शरीर में डालते हैं और फिर वेट करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी आई कि नहीं आई, और जब वो नहीं आती है तो वो इतने उदासीन हो जाते हैं कि वापस उनको इस प्रोसेस में लाना बहुत मुश्किल होता है। या फिर आपके अबॉर्शंस होते रहते हैं। मेरे पास कल एक डॉक्टर कपल आया, वो डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं, और उन्होंने कभी 2 महीने का, कभी 2.5 महीने का, कभी 6 हफ्ते का रिपीटेड अबॉर्शंस होते जा रहे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ ठीक था, टेस्ट में देखिए सब कुछ ठीक था, यूट्रस भी अपैरेंटली ठीक था, हिस्ट्रोस्कोपी करी गई, उसमें भी ठीक था। अब समझ में नहीं आया कि करें क्या? देखिए, जब भी ऐसा होता है ना, तब हम सोचते हैं कि तीनों एक्टर में एक एक्टर को बदल दें, या तो स्पर्म को, या एग को, या यूट्रस को। इन लोगों ने डिसाइड करा, क्योंकि इसका शरीर उनका एग और स्पर्म नहीं, मतलब बेबी उनका नहीं होल्ड कर पा रहा था, तो उसका यूट्रस यानी कि बदल के सरोगेट में डाल दें। आपने कितनी सारी पिक्चरें देखी होंगी सरोगेसी की। जब किसी और की कोख में आपका बच्चा पल रहा होता है, उसको सरोगेट कहते हैं। हमारे देश में लाखों फॉरेनर्स आते थे जब उनके प्रॉब्लम्स थी, और तब लॉ था नहीं यहाँ पर, तो बहुत सरोगेसी होती थी, यानी कि हमारी जो औरतें हैं उनकी कोख यूज़ होती थी।
अब 2021 में लॉ आ गया, इंडिया ने एक लॉ बनाया और मैं चाहूंगी आज जोश के माध्यम से आप सबको समझ आ जाए कि सरोगेसी अब एक लीगल प्रोसेस है, इसमें कुछ इलीगल नहीं है। यानी कि अगर कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, अगर आप वो कंडीशंस क्वालिफाई करते हैं तो आप सरोगेसी कर सकते हैं, जिसमें एक है रिपीटेड अबॉर्शन। अगर आपके बारी बारी अबॉर्शन हो रहे हैं तो आप सरोगेट यूज कर सकते हैं। अगर आपका रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स हो रहे हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आपके यूट्रस में प्रॉब्लम्स हैं आप तो भी, या फिर अगर आपके शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, यानी कि आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी है, कैंसर है या कोई और डायबिटीज है या कोई इतनी सीवियर बीमारी है कि आप बच्चा आपके अंदर नहीं पनपेगा, तो आप क्या करेंगे? आपका बच्चा किसी और की कोख में पनपेगा। या फिर आप ऐसा है या कि आपको कोई कैंसर वगैरह की आगे रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, यानी कि जिससे आपके शरीर को डिस्ट्रॉय या बच्चा डिस्ट्रॉय, जिस भी चीज़ से हमारे बच्चे को पनपने में प्रॉब्लम है आपके यूट्रस में, इसलिए हम किसी और की कोख को यूज़ करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है? कौन बनेगी सरोगेट आपके लिए? ऐसी कौन-सी औरत है जो अपनी कोख आपके लिए देगी? कोई भी औरत जो 25 से 35 साल के बीच में हो, जिसका खुद का बच्चा हो, मतलब कि उसकी एक धरती, उपजाऊ धरती जिसे हम कहते हैं, यानी कि खुद का एक बच्चा होना ज़रूरी है। वो औरत आपको जानती हो, आपसे पैसे ना ले, यानी कि अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। देखिए इंडिया का जो लॉ है ना वो बहुत ही खूबसूरत लॉ बना है। उस लॉ में उन्होंने कहा ठीक है, रिश्तेदार नहीं पर कोई आपकी जानकार औरत जो आपके लिए ये करने को तैयार हो और आपसे कोई पैसे ना ले, इन कैश और काइंड। और वो कौन होगा? कोई जिसने आपने जिसके लिए कुछ किया होगा, वही आगे आएगा आपके लिए काम करने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि एक ब्यूरोक्रेट जा रहे थे हमारे नीचे से और उन्होंने ऊपर आए और उन्होंने कहा कि मेरी और मेरी वाइफ़ हम सेपरेटेड हैं पिछले 10 साल से, हमारा कोई संतान नहीं है और मेरी बीवी को संतान हुई नहीं और अब मतलब अब हमारा मन ही नहीं है हम साथ रहने का। तो ख़ैर वो ऊपर आए और उन्होंने हमसे पूछा तो हमने कहा कि हम आपके लिए ये वाला उनको उन्होंने कहा कि शुरू में 3-4 बार उनको महीना रुकता था और फिर वो अबॉर्ट हो जाती थी। तो हमने उनको जब सरोगेसी का ऑप्शन दिया और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने उनके ड्राइवर की वाइफ़ ड्राइवर जो उनका 20-25 साल से था जिसके ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ था, उन्होंने कहा मेरी ड्राइवर की वाइफ़ तैयार है सरोगेट बनने के लिए। तो वो लेडी आई और हमने इनका बेबी एम्ब्रियो बनाया और उनके अंदर डाला और आप उनकी खुशी का ठिकाना देख सकते हैं। जो कपल सेपरेटेड था, वो आज साथ है। आज साथ है और उनकी इच्छा तो है कि वो और बच्चे करें। तो क्योंकि हमारा लॉ, सरोगेसी लॉ, एक ही बच्चा अलाउ करता है सरोगेसी के द्वारा, इसलिए हमने कहा और अब इस ग्री नीडी रहिए, ग्रीडी नहीं। तो कहानी ऐसी मैं कितनी बता सकती हूँ जिनमें कि कोख यूज़ करी गई किसी और की और खुशी मिली किसी और को। आप सबको बस इतना पता होना ज़रूरी है कि अब हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ बनी हुई हैं, जजेस इन्वॉल्व्ड हैं। अब इसमें वो सरोगेट भी जाती है, एक एफ़िडेविट देती है कि इस बच्चे पे मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है ये बच्चा बना है उस आदमी औरत का जिसने आपकी कोख ली है। तो वो उस एफ़िडेविट पे साइन करती है और जो जज साहब हैं, वो एक बर्थ सर्टिफ़िकेट देते हैं इस पेरेंट के नाम पे, यानी कि पैदा करेगी वो दूसरी औरत, मगर साइंस के हिसाब से वो बच्चा उनका है और पहले ही बर्थ सर्टिफिकेट एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दे देता है, जो वो जब डिलीवर करती है तो वो उनको जाके पेश करना है और बच्चा उनके नाम पर आ जाता है। क्या आप सोच सकते हैं इससे खूबसूरत कोई चीज़ हो सकती है? और शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये तो हमने बहुत सुना है। तो शेयरिंग यहाँ पे इससे ज़्यादा शेयरिंग आप मैं सोच नहीं सकती कि कहीं हो सकती है, जहाँ आप खुशी दे रहे हैं एक दूसरे कपल को क्योंकि उसकी कोख में कोई प्रॉब्लम है। अब बड़े लोग ऐसे आए जिनको एग की भी ज़रूरत थी, या तो ये लोग गए कोर्ट और इन्होंने जज साहब को बोला कि जज साहब, मेरे हस्बैंड का स्पर्म ठीक है, मगर मेरे में एग नहीं बचे हैं और मेरा यूट्रस में भी गड़बड़ है। तो आप मानेंगे लॉ चेंज हुआ, अमेंड हुआ और एग डोनर भी अलाउ कर दिया, यानी कि एग डोनर का एग लिया
स्पर्म लिया इनके हस्बैंड का, डाला एक दूसरे तीसरे औरत यानी कि कोक किसी और की, तो एग डोनर सरोगेसी भी अलाउ हो गई, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। ऐसा नहीं है कि कोई शौक से करता है, क्योंकि इतने कपल मैंने देखे हैं। मेरे ख्याल में अगर करीना कपूर और ऐसे एक्टर्स और आलिया भट्ट जैसे, अब हर औरत माँ बनना चाहती है, चाहे वो एक्टर हो या कोई ऑर्डिनरी पर्सन। हाँ, जब उसके शरीर में कोई तकलीफ है या ज़रूरत है, खाली उस वक़्त उसको सरोगेसी की ज़रूरत पड़ती है और वो सरोगेट लेती है। तो मैं आपसे कहूँगी, अगर आपको लगता है कि इस नीड की ज़रूरत या इस नीड को आप स्टैम्प देना चाहें, तो आज आपकी नॉलेज के लिए बस इतना ही कहूँगी। जोश टॉक के माध्यम से मैं आज इतने सारे लोगों के संग कनेक्ट हो रही हूँ। कई दिनों से मेरे मन में ये ख़्याल था कि मैं किस तरीके से अवेयरनेस और एजुकेशन और नॉलेज आप तक पहुँचाऊँ। ये 2 टॉपिक्स जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, यानी कि एग फ्रीजिंग और सरोगेसी। जोश जब मैं सोशल मीडिया को जब स्क्रॉल कर रही थी, मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लगा कि जिसके माध्यम से मैं आप सबसे डायरेक्ट दिल से दिल की बात कर पाऊँगी, और मैंने करी। काश और होप कर रही हूँ कि आप तक मेरे दिल की बात पहुँची हो। थैंक यू सो मच, जोश, once again for giving me this platform.